नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पटना में 23 जून को जो बैठक हुई उसमें अरविंद केजरीवाल और बाकी दलों, खासतौर से कांग्रेस के बीच में क्या हुआ ये जानना बड़ा जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से वहां पर मान मर्दन हुआ, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को इस स्थिति से इससे पहले गुजरना पड़ा हो। अरविंद केजरीवाल तय करके गए थे, जाने से पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी, बल्कि एक अपील भी जारी कर दी थी कि बाकी पार्टियां दबाव डालें कांग्रेस पार्टी पर कि वो जो अध्यादेश दिल्ली के संबंध में केंद्र सरकार लाई है उसका विरोध करेगी। और उन्होंने वहां पर फिर इस मामले को उठाया। अरविंद केजरीवाल का उस मामले को उठाना था कि सारे राजनीतिक दल जो वहां पर मौजूद थे, 15 राजनीतिक दल बताए जा रहे हैं, उनमें से बाकी 14 अरविंद केजरीवाल पर टूट पड़े। सबने एक तो कहा कि देखिए ये मंच नहीं है इस तरह के द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने का। ये इसके बावजूद कि वहाँ जो पार्टियां मौजूद थीं 15, उनमें से 12 पार्टियों ने समर्थन किया था अरविंद केजरीवाल की बात का। वो अलग अलग पार्टियों से मिलकर समर्थन जुटा रहे थे, समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनको समर्थन नहीं मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने जाने से पहले ही आरोप लगा दिया कि वो बीजेपी से मिली हुई है और बीजेपी और कांग्रेस में ये समझौता हो गया है कि जब अध्यादेश पर वोटिंग की स्थिति आएगी, मतदान की स्थिति आएगी, तब कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर जाएगी और जो है इस तरह से बीजेपी के अध्यादेश का जो प्रस्ताव आएगा राज्यसभा में उसको पास करा देगी। अब इस पॉस्चर के बाद अरविंद केजरीवाल ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दबाव में आ जाएगी, दबाव में आएगी और बाकी पार्टियां भी उस पर दबाव डालेंगी क्योंकि बाकी पार्टियां उनसे सहमत हैं। तो ऐसे में उनकी बात जो है वो पूरी हो जाएगी, उनकी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, सबने मना कर दिया। सबसे ज्यादा खिलाफ बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं अपने को, इस तरह से हमारी पार्टी में फैसले नहीं होते, हमारी पार्टी में फैसले का एक प्रोसेस है और आपको क्या लगता है कि हम बीजेपी के किसी अध्यादेश का समर्थन करेंगे, लेकिन आप कनपट्टी पर बंदूक लगाकर इस तरह का समर्थन कराना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और उसके बाद राहुल गांधी ने खरी खोटी सुनाई अरविंद केजरीवाल को, उनके सामने अब बचाव का कोई रास्ता बचा नहीं था। वहां मौजूद किसी पार्टी ने उनका कोई समर्थन नहीं किया, यहां तक कि ममता बनर्जी ने भी, सिवाय ये कहने के कि आप दोनों, अच्छा होगा कि 12 जुलाई की जो शिमला में बैठक है उससे पहले आपस में बैठकर कोई इस मुद्दे का हल निकाल ले। लेकिन उस बैठक में ये होगा, ये सभी पार्टियों ने मना कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल, मानकर चलिए आप कि विपक्षी एकता से बाहर हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को ये अपमान जो है सहना पड़ा, उनकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत। उनको लग रहा था कि इतने आक्रामक पोस्चर को लेकर गए हैं वो, तो सफलता तो मिलनी ही है। लेकिन आप देखिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी पार्टियों की, अरविंद केजरीवाल उसमें मौजूद नहीं थे। सवाल ये है कि वो क्यों रुके रहे लंच तक, बैठक में क्यों रहे। उसकी वजह यह है कि उनको लगा कि अगर उससे पहले जाएंगे तो एक संदेश जाएगा वॉकआउट का और वो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्यों जा रहे हैं आप छोड़कर। तो ये इन सब बातों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को लगा कि चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले निकल जाना ही अच्छा है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो ताकत है विज्ञापन देने की, उसका असर मीडिया में देखिए। इस बारे में कोई खबर नहीं आई कि अरविंद केजरीवाल की बात को किसी ने नहीं सुना। उस 15 पार्टियों की बैठक में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अलग थलग पड़ गए थे, उनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए मेरा मानना है कि उनकी राजनीति में एक निर्णायक मोड़ आया है। उनको एक तरह से सत्तारूढ़ दल से तो उनका झगड़ा पहले से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से और एनडीए से। अब उनका झगड़ा जो है यूपीए और बाकी विपक्षी दलों से हो गया है। जो बाकी दल बचते हैं, जैसे बीजू जनता दल या वाईआरसीपी कांग्रेस या बीआरएस, उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल अब पूरे राजनीतिक परिदृश्य में अकेले हो गए, अलग थलग पड़ गए। और उनको ये उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अगर इस समय अरविंद केजरीवाल को नहीं रोका गया
तो फिर आगे रोकना शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाए। उसकी वजह है, फिर कह रहा हूँ, कर्नाटक ने एक बहुत बड़ी चीज़ बदली है, वह परसेप्शन के लेवल पर। परसेप्शन और रियलिटी दोनों का बल्कि कहे मेल कर्नाटक में हुआ। मुसलमान वोट एक मुश्त गया कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने ये परसेप्शन बनाने में अभी तक कामयाबी हासिल की है कि मुसलमान उसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर आ रहा है, लोकसभा में आ रहा है। आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, लेकिन ये परसेप्शन बन चुका है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में अब संभावना नजर आ रही है। उसको लग रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिल्ली में लगातार घट रही है। पंजाब में आपकी जो सरकार की स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। जो टिप्पणी अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में की, भगवंत सिंह मान के बारे में, वो पंजाब के लोगों को एक तरह से चुभेगी। उन्होंने कहा कि क्या भगवंत सिंह मान अरविंद केजरीवाल के पायलट हैं? दरअसल है क्या, पंजाब स्टेट के पास अपना स्टेट प्लेन है, दिल्ली के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जहां जाना होता है, स्टेट प्लेन अगर ले जाना है तो भगवंत सिंह मान को ले जाना पड़ता है। तो इसलिए भगवंत सिंह मान उनको स्टेट प्लेन में ढोने का एक जो है माध्यम बन गए हैं। ये बात पंजाब के लोगों को दिखाई दे रही है और समझ में भी आ रही है। जिस तरह से दिल्ली से चलाने की कोशिश हो रही है पंजाब को, वो भी एक कारण है। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल जो उम्मीद कर रहे थे कि विपक्षी बैठक में जो आक्रामक रुख उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपनाया था, उसके कारण उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी और वो राहुल गांधी के मुकाबले खड़े होते हुए नजर आएंगे। उन सब उम्मीदों पर पानी फिर गया है पटना में एक और व्यक्ति का जो है दयनीय चेहरा सामने आया, और वो है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार वैसे तो नजर आ रहे थे और थे भी, आयोजक थे उस बैठक के और पूरे आयोजन के कर्ता धर्ता थे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया बिहार मंत्रिमंडल में कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का, तो नीतीश कुमार ने जो बयान राहुल गांधी के सामने दिया वो आंखें खोलने वाला है। वो नीतीश कुमार 96 से 2023 के बीच लगभग 29 साल होते हैं। इनमें 5-6 साल को छोड़कर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। इस दौरान वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के भी एक तरह से नेता हो गए थे, अपने को समझते थे, और पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, वो उनको समझने देता था। उनकी तूती बोलती थी, बिहार में जो चाहते थे वो होता था, जिसको मंत्रिमंडल में चाहे वो होगा। भाजपा के कोटे की बात कर रहा हूँ, अपने पार्टी के कोटे की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो चाहे वो फैसला करा सकते थे। वो नीतीश कुमार राहुल गांधी से बोले, इशारा किया उन्होंने, बगल में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खड़े थे, कहा कि ये ही लोग करता धरता है, ये जो है ये मालिक और मुख्तार हैं, ये लोग यही फैसला कर सकते हैं। यानी कांग्रेस का एक और मंत्री मंत्रिमंडल में होगा कि नहीं, ये फैसला करने का अधिकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं है। इससे आप समझ लीजिए कि क्यों तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी नहीं है। उनके पास एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है, जो जैसे वो चाहते हैं वैसे चलता है, जैसे वो चाहते हैं वैसा वो करता है। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से यादव परिवार के सामने, लालू प्रसाद यादव परिवार के सामने सरेंडर कर दिया है। अब उन्होंने एक तरह से बता दिया है, जैसे आप कहेंगे वैसे रहेंगे, बने रहने दीजिए। अब ये स्थिति आ गई है नीतीश कुमार की, जो एक समय राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई देते थे, अब भी दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कोशिश? क्योंकि वहां से स्थानीय मुद्दों से ध्यान लोगों का हटे। ये उन चर्चा में जो है आए, वो उनकी राष्ट्रीय जो भूमिका है पार्टियों को एक करने की, उस पर चर्चा हो। आप देखिए कि इस बैठक में उन्हें संयोजक बनाने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है कि नीतीश कुमार की बिहार में हैसियत क्या है। बिहार के बाहर तो कुछ है नहीं, बिहार के अंदर भी उनकी हैसियत लगातार घटती जा रही है। इसलिए इस पूरे सम्मेलन या बैठक कहें, जो भी कहना चाहें, उसके दौरान आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रमुखता चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, सबने लालू प्रसाद यादव के परिवार को दी। सबके आकर्षण या कहें ध्यान का केंद्र जो है लालू प्रसाद यादव का परिवार था, कि बिहार का मतलब है लालू यादव और तेजस्वी यादव।
नीतीश कुमार केवल सहायक की भूमिका में है, जैसे फिल्म में सपोर्टिंग रोल में कोई होता है एक्टर जो पहले कभी मशहूर रहा हो, उसके बाद उसके बुरे दिन आ जाए, दुर्दिन चल रहे हों, छोटा मोटा रोल मिल जाए, उसी भूमिका में है नीतीश कुमार। तो दो लोग, इस पटना की बैठक का अगर नतीजा कहें तो दो लोगों का मान मर्दन हुआ है, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे नीतीश कुमार। दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों की विपक्षी खेमे में भूमिका जितनी उनकी हैसियत है उससे ज्यादा नजर आती है। शिवानंद तिवारी ने तो कह भी दिया, आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हैसियत ही क्या है, क्यों उनको भाव दिया जाए, क्यों उनकी बात सुनी जाए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल के साथ उस बैठक में क्या हुआ। जो वो उम्मीद लेकर गए थे वो उसके ठीक उल्टा हुआ। कांग्रेस पार्टी चुपचाप रही और उसने इंतजार किया उस बैठक में अपने मौके का। जैसे ही मौका आया, कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर टूट पड़े और उनका साथ दिया बाकी पार्टियों ने। तो अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता से निकल चुके हैं, ये मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। और वो घोषणा भी कर चुके हैं बैठक के बाद कि अगर कांग्रेस जो है हमारी बात नहीं मानेगी तो ऐसी किसी बैठक में शामिल नहीं होंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी होगी। तो अब बताइए, कोई भी विपक्षी एकता कांग्रेस पार्टी को शामिल किए बिना उसका कोई मतलब भी है क्या? वैसे भी ये जो बैठक थी वो इसको आप मानिए कि यूपीए की एक्सटेंडेड बैठक थी। इसमें जो 8-9 पार्टियां यूपीए के साथ हैं उनमें आप जोड़ लीजिए, बिहार में आरजेडी और जेडीयू, महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव ठाकरे का गुट, उसके बाद तमिलनाडु में डीएमके, फिर बगल में बिहार के झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो 7-8 पार्टियां हैं ये पहले से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उसके गठबंधन में है। पीडीपी नहीं है वैसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यूपीए का औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पार्टियां कांग्रेस के साथ ही हैं। उसके अलावा जो पार्टियां गई उनमें से आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इन 3 पार्टियों को आप देखें, अरविंद केजरीवाल बाहर एक तरह से निकल चुके हैं। ममता बनर्जी मौके का इंतजार कर रही है। ममता बनर्जी को जैसे ही मौका मिलेगा वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहेंगी जब तक कि कांग्रेस सीपीएम के साथ है। जो लिस्ट मैंने गिनाई कांग्रेस के साथियों की, उसमें सीपीएम और सीपीआई को भी जोड़ लीजिए। तो सीपीएम के साथ जब तक कांग्रेस नजर आएगी तब तक ममता बनर्जी से उसका कोई तालमेल होने की कोई संभावना नहीं है। और ममता बनर्जी का तालमेल नहीं होगा तो अखिलेश यादव का भी नहीं होगा। तो ये मानकर चलिए आप। तो कुल मिलाकर ये बैठक, फिर कह रहा हूं, यूपीए की एक्सटेंडेड बैठक थी जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला सिवाय इसके कि शिमला में मिलेंगे। शिमला में ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो है कन्वीनर का फैसला होगा और ये तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मामला वहीं फंसा हुआ है। जो यूपीए के दल हैं उनमें बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं है, केवल महाराष्ट्र एक बड़ी समस्या हो सकता है क्योंकि उद्धव ठाकरे की ताकत कम हो गई है, उनकी पार्टी में स्प्लिट हो गया है। उसके बाद वो चाहेंगे कि जो पुरानी उनकी स्थिति थी उसके अनुसार उनको टिकट मिले, लेकिन बाकी पार्टियों का जो है दबाव होगा कि भाई आपकी ताकत घट चुकी है, उसके अनुसार आपको एडजस्ट किया जाएगा। अब क्या होगा ये 12 जुलाई को या 10 जुलाई को, अभी तारीख पूरी पक्की नहीं हुई है, वो सीटों के बंटवारे से ही तय होगा कि ये गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा। कांग्रेस अपनी जमीन छोड़ने को किसी भी हालत में तैयार नहीं है। 2 राज्यों में तो तय हो गया, 2 राज्य मतलब पंजाब और दिल्ली में। आप इसमें जो है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए 12 जुलाई को क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।